तो स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास, ठीक है, क्लास जो 2025 में पूछा गया प्रश्न था उसी को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। और इससे पहले 2016 से 2025 तक का मैंने प्रश्न PYQ को हल किया है और प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, ठीक है। यदि आप चाहते हैं कि सीक्वेंस में पढ़ाई करें तो प्लेलिस्ट में जाके चेक करके अपना पढ़ाई सीक्वेंस में जारी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग देखने वाले हैं 2025 में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एक ही वीडियो में पूरा निचोड़ करेंगे, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, ठीक है। चलिए हम लोग वीडियो पर उतरते हैं। वीडियो क्या बोल रहा है? समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव होता है। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? तो ये आभासी तथा सीधा होता है, ठीक है। आगे देखेंगे हम प्रश्न संख्या 2 क्या बोल रखा है कि गोलीय दर्पण का चौड़ाई को कहते हैं। तो गोलीय दर्पण का चौड़ाई को कहते हैं मुख्य अक्ष, ठीक है। आगे देखेंगे 3 नंबर प्रश्न, प्रकाश जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में तिरछा होकर जाता है तो आपतन कोण I और परावर्तन कोण R में क्या संबंध हो जाता है? तो ये I बराबर R हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव हमेशा बराबर रहता है, ठीक है, एक ही तल पे होता है, I बराबर R, ठीक है। आगे देखेंगे 3 नंबर प्रश्न पे क्या बोल रखा है कि आँख के रंगीन भाग क्या कहते हैं। तो आँख के रंगीन भाग को हम आँख के रंगीन भाग को हम आइरिस कहते थे, ठीक है। आइरिस को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। हम आँख के रंगीन भाग को आइरिस या फिर इसे हम परितारिका कहते हैं। आगे देखेंगे 5 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, हाँ, कि स्पष्ट देखने का न्यूनतम दूरी क्या है। तो न्यूनतम दूरी बोल दिया तो 25 सेंटीमीटर, और यह अधिकतम बोलता तो इसका दूरी क्या हो जाता? अनंत हो जाता, ठीक है। आगे देखेंगे 6 नंबर प्रश्न क्या है कि प्रिज्म द्वारा किस रंग को प्रकाश का विचलन अधिकतम होता है। विचलन, ठीक है, यानी कि बिखेरता सबसे ज्यादा कौन रंग का है? तो बैगनी रंग को, ठीक है। आगे देखेंगे क्या है 7 नंबर प्रश्न, ओम किसका एसआई मात्रक है। तो ओम जो है किसका एसआई मात्रक है? तो जो ओम हो जाएगा आपका प्रतिरोध के एसआई मात्रक ओम हो जाता है, ठीक है, रेजिस्टेंस का। क्या है अमीटर द्वारा क्या मापा जाता है। तो अमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? ये विद्युत धारा को मापा जाता है, ठीक है। 9 नंबर प्रश्न क्या है देखते हैं, निम्न में से किसी परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो समांतर क्रम में मैग्नोमीटर को जोड़ा जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे क्या है, विद्युत धारावाही परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो ये समान रहता है सभी बिंदुओं पर, ठीक है। आगे देखेंगे हम समीकरण CaCO3 उसमें CaO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये जो अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया है, ठीक है। आगे क्या क्षारीय ऑक्साइड के विलयन का pH मान क्या होगा। तो क्षारीय ऑक्साइड का pH मान हो जाएगा आपका 2, ठीक है। आगे देखेंगे क्या है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो भोजन का पाचन संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है, ये तो सभी को जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो ये आपका ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है, कैथोड पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। आगे देखेंगे हम 15 नंबर प्रश्न क्या बोल रखा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो इससे पहले मैं वीडियो में बताया था अनिल, ठीक है, अनिल अम्ल को लाल करता है, अम्ल जो करता है नीला को लाल करता है, ठीक है। तो इसमें बोला है नीले को लाल कौन करता है, तो हो जाएगा अम्ल, ठीक है, यानी कि अम्ल तो नहीं दिख रहा है, अनिल, तो अम्ल जो है नीला को लाल करता है। तो इसमें इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, इनमें से कोई नहीं, ठीक है।
आगे देखते हैं क्या है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाता है, NaHCO3, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे 17 नंबर प्रश्न, क्या निम्न में विद्युत का सर्वोच्च चालक है। तो सबसे अच्छा चालक क्या चीज का हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉपर का Cu, ठीक है। आगे देखेंगे हम 18 नंबर, क्या है कि हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच आबंध होते हैं। तो हाइड्रोजन के दो बिंदुओं के बीच आबंध कैसे होते हैं, तो ये हो जाता है एकल बंध द्वारा, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है, एल्कीन का, ठीक है। तो घटा के, एल्केन बोला तो सटा के, और एल्काइन बोला तो हटा के। आप लोग ये जानते हैं कि नहीं, CN, अच्छा लिख देते हैं सबका, ठीक है। ये हो जाएगा आपका एल्केन, ये हो जाएगा आपका एल्कीन, ये हो जाएगा आपका एल्काइन, ठीक है। अच्छा, एल्काइन ये नहीं होगा, ठीक है, ये हो जाएगा ये। आगे देखेंगे 20 नंबर प्रश्न, क्या बोल रखा है कि CHO प्रकात्मक समूह को क्या कहते हैं। तो CHO प्रकात्मक समूह को हम क्या कहते हैं, ये हो जाएगा एल्कोहल, ठीक है। आगे देखेंगे सजीव में पाए जाने वाला जैव प्रक्रम है। तो सजीव में पाए जाने वाला जैव प्रक्रम हो जाएगा श्वसन। आगे देखेंगे क्या है, निम्न में कौन पौधे में प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। प्रकाश संश्लेषी इकाई किसे कहते हैं, तो ये हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। आगे देखेंगे हम क्या है, आयोडीन घोल का कुछ बूंदे चावल के पानी में डाली जाती है। चावल का पानी नीले काले रंग का हो जाता है, इससे पता चलता है कि चावल के पानी में क्या है, तो चावल के पानी में जलीय प्रोटीनों होती है, ठीक है, जटिल प्रोटीन होते हैं। आगे देखिए इनमें कौन पादप हार्मोन है। तो यानी पादप हार्मोन बोलने का मतलब कि पेड़ पौधे में पाए जाने वाला हार्मोन को साइटोकाइनिन कहते हैं। देखिए आगे देखेंगे 23 नंबर प्रश्न की आयोडीन घोल के, अच्छा ये तो हो गया था, 24 हो गया था, ठीक है। 25 नंबर देखते हैं, क्या है कि मनुष्य के मस्तिष्क का औसत भार क्या होता है। तो यानी कि मनुष्य का लगभग 1400 से, अच्छा इसका हो जाता है आपका 1400 से 1500 ग्राम, ठीक है। ये आप लोगों को कहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी कि केजी दिख रहा है 1.5 किलो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आगे दिख रहा है शरीर का भंगिमा और संतुलन का नियंत्रण कौन करता है। तो ये जो करता है इसका क्या नाम है, तो ये जो करता है वो अनुमस्तिष्क करता है, ठीक है। आगे देखेंगे 27 नंबर प्रश्न, क्या है कि एड्स रोग किसके कारण से होता है। तो जो एड्स रोग होता है वो किसके कारण से होता है, ये हो जाएगा आपका विषाणु के कारण से होता है, ठीक है। आगे देखेंगे हम 28 नंबर, क्या कि वायरस संचयी रोग है। तो वायरस संचयी रोग है तो क्या हो जाएगा, इनमें सब है, ये कार्सिनोमा की वजह से होता है, हर्पीस की वजह से होता है, एड्स के कारण, इन तीनों की वजह से होता है, ठीक है। 19 नंबर देखते हैं, क्या कि मनुष्य में अलैंगिक गुणसूत्रों की संख्या होती है। मनुष्य में अलैंगिक गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाते हैं, शाकाहारी, ठीक है। अब यहाँ से जाता है आपका सब्जेक्टिव प्रश्न स्टार्ट, इसलिए ये जो सब्जेक्टिव प्रश्न है यहाँ पे देख लेते हैं, अब बाद उधर जाके आंसर मारते हैं, ठीक है। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, ये पूरा ओरिजिनल पेपर है, ठीक है। चलिए नीचे दिया हुआ आप लोगों का लिए आंसर, तो नीचे ही हम लोग बनाएंगे। हाँ ये रहा प्रश्न पहला, इसमें एक्सप्लेन भी किया गया है, ठीक है। हाँ थोड़ा छोटा कर लेते हैं। क्या हो जाएगा कि अवतल दर्पण द्वारा बने हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचिए जब वस्तु को वक्रता केंद्र सी पर रखा गया हो, ठीक है। तो इसमें आकृति बना हुआ नहीं है, लेकिन इसमें भाषा पर लिखा हुआ है प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी पर ही बनता है, आंसर यही तो हो जाएगा। लेकिन
यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के सामने आकार समान आकार का होता है। यह आपका छोटा सा हो गया आंसर। लेकिन किरण आरेख बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? एक अवतल दर्पण बनाए, ठीक है। किस प्रकार से बनेगा? इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। इसमें मुख्य अक्ष इस प्रकार से खींचे, वक्रता केंद्र सी पर फोकस दूरी चिन्हित करें और वास्तविक सी पर रखें, ठीक है। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर अध्यारोपित जो परावर्तन के बाद फोकस दूरी से होकर गुजरती है, ठीक है। इस प्रकार से एक ऐसी करके बनाना है जो एक पर जाकर गुजरती है। इस प्रकार से जाके यहाँ मिल जाता है, ठीक है। और एक इस पास बनाना है जिस पास मिलता है। हाँ, ये देखते हैं आगे। क्या बड़ा स्वच्छ आकाश का रंग नीला होती है, क्यों होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वच्छ आकाश का रंग नीला प्रकाश के परिकीर्णन यानी कि रेलाइट सेकेंडेशन के कारण होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम इसका एक्सप्लेन करते हैं। कैसे एक्सप्लेन हो जाएगा, ठीक है। किस प्रकार से एक्सप्लेन हो जाएगा देखते हैं। क्या बोल रखा है कि सूर्य का प्रकाश, हाँ, जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वह हवा में मौजूद गैस के अणुओं और धूल कणों से टकराकर सभी दिशाओं में बिखर जाता है, जिसे प्रकाश का परिकीर्णन कहते हैं। नीले रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य अन्य रंगों की तुलना में कम होती है, जिसके कारण यह सबसे अधिक परिकीर्णन होती है, ठीक है। चूंकि मानव आंख नीले प्रकाश के संवेदनशील होते हैं और यह प्रकाश हर दिशा में हमारी आंखें तक पहुंचाती है, इसलिए हमें आकाश नीले रंग का दिखाई देता है। ये तो आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। ये कितने नंबर का था? ये 32 का था, 33, ये 34। ये 33 नंबर प्रश्न है, आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। 33 क्या बोल रखा है कि किसी विद्युत परिपथ में अतिभारण कब होता है? अतिभारण कब होता है? जब भार ज्यादा हो जाएगा, यानी कि ज्यादा लोड हो जाएगा। जब किसी विद्युत परिपथ में उसकी निर्भरता सीमा से अधिक हो जाए, उसे विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, ठीक है। यानी कि मान के चलिए कोई व्यक्ति का ये जो टैंक बन गया है, ठीक है, पाइप मान के चलिए, उसमें से 50 लीटर एक साथ घुसने का है। और इसमें हम 500 लीटर एक साथ घुसा दे जल को, तो क्या हो जाएगा? यह अतिभारण हो जाएगा, ठीक है। इधर उधर बिखर जाएगा, डायरेक्ट पाइप फट जाएगा। एक्सप्लेन करते हैं कैसे। अतिभारण तब होता है जब एक ही परिपथ में बहुत सारे विद्युत उपकरण एक साथ जोड़ दिए जाते हैं। जैसे कि उच्च शक्तिशाली वाले उपकरण का उपयोग किया जाता है। इस स्थिति में परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिससे तार गर्म होकर और आग लगने का खतरा पैदा हो जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे 34 नंबर प्रश्न। क्या बोल रखा है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो इसका डायरेक्टली संबंध क्या है? लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोने पर विलयन का रंग बदल जाता है, क्योंकि लोहा कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है और आयरन कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, ठीक है। देखते क्या है स्पष्टीकरण। यह एक विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है, का उदाहरण है। लोहा Fe प्लस कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील धातु है। जब लोहे के कील को नीले रंग के कॉपर सल्फेट की विलयन में डुबाया जाता है तब लोहे के रंग को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है, ठीक है, आयरन सल्फेट बनाता है। आगे देखें क्या आयरन सल्फेट का विलयन हरे रंग का, जिसके कारण विलयन का रंग नीले रंग का हो जाता है। आगे देखें क्या है कॉपर धातु लोहे की कील की सतह पर भूरे रंग की परत के रूप में जमा हो जाती है। आगे देखें इस अभिक्रिया का समीकरण इस प्रकार है। आप जो ऊपर में लिखे थे, ठीक है, उसे लिख के ये समीकरण लिख देते हैं तो आपको पूरा का पूरा 3 के 3 नंबर पूरा मिल जाएगा, ठीक है। ठीक, इतना लंबा चौड़ा एक्सप्लेन करने कोई जरूरी नहीं है। आपको यहाँ से, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आंसर मार देना है और नीचे जो दिया हुआ है सूत्र उसे लिख देना है, ठीक है। बस इतना ही से लिखना है, आप लोगों को पूरा नंबर मिल जाएगा। क्या बोल रखा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस
के उपयोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग के बाद बोल रहा है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को तो उपयोग लिख देना है। पहला चिकनी सतह को चिकना करने में, खिलौना बनाने में और हाथ को प्लास्टर करने में, 3 का उपयोग हो गया बस। लेकिन अब शब्द में किस प्रकार लिख सकते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 उपयोग निम्नलिखित है। पहला, टूटी हुई हड्डियों को सही स्थिति में स्थिर करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में और मूर्ति, खिलौना और सजावटी सामान बनाने में। आगे देखेंगे हम क्या है स्पष्टीकरण। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफेद पाउडर है जो पानी मिलाने पर एक कठोर द्रव में बदल जाता है। इसके कुछ प्रमुख उपयोग निम्नलिखित हैं। पहले, चिकित्सा क्षेत्र में इसका उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए उन्हें सही स्थिति में स्थिर रखने हेतु प्लास्टर, बैंडेज या कास्ट बनाने में करते हैं। दूसरा, सजावट का निर्माण में इसका व्यापक रूप से उपयोग खिलौने, मूर्ति, सजावटी सामान और ऊंची सांचे बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग दीवार और छतों पर चिकनी करने के लिए भी किया जाता है। बहुत ही महीन होता है इसलिए, ठीक है। अन्य उपयोग, यह अग्निरोधी सामग्री के रूप में और दंत चिकित्सक में दांतों के सांचे बनाने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे 36वां प्रश्न, क्या बोल रखा है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड क्यों कहा जाता है? ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड क्यों कहा जाता है? इसका आंसर फाइनल सा है, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 को उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है क्योंकि यह अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, ठीक है। स्पष्टीकरण क्या हो जाएगा? उभयधर्मी ऑक्साइड वे ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं। जब एल्युमिनियम ऑक्साइड अम्ल जैसे HCl के साथ अभिक्रिया करता है तो यह क्षार की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। HCl के साथ अभिक्रिया करता है तो क्षार के साथ व्यवहार करता है। जब क्षार जैसे कि इसके साथ अभिक्रिया करता है तो अम्ल की तरह व्यवहार करता है। यह दोहरा व्यवहार दर्शाता है। यह अभिक्रिया पदार्थ के आधार पर अम्ल और क्षार दोनों रूप में व्यवहार करता है, ठीक है। इस प्रकार से सूत्र लिख देना है। यह अम्ल की तरह व्यवहार करता है, किस प्रकार से देखते हैं देखिए, ठीक है। और ये क्षार की तरह व्यवहार करता है इस प्रकार से। 37वां प्रश्न देखते हैं, ऑक्सिन हार्मोन के 2 कार्य लिखिए। आंसर, ऑक्सिन हार्मोन के 2 मुख्य कार्य। पहला, पौधा कोशिका विभाजन और वृद्धि को बढ़ावा देने में। दूसरा, तनों और जड़ों की लंबाई में वृद्धि में मदद करता है, ठीक है। आगे देखेंगे क्या है, ऑक्सिन का प्रमुख पादप हार्मोन है जो पौधों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके कुछ प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं। पहला कार्य क्या हो जाएगा, यह पौधों के तने और जड़ों की लंबाई में वृद्धि को बढ़ावा देता है जिसे कोशिका दीर्घकारण कहा जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे कोशिका विभाजन, विभेदन और फलों को विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आगे देखें क्या, यह पार्श्व शाखाओं के अवरोधक, शीर्ष प्रभुत्व और पत्तियों के गिरने को भी नियंत्रित करती है, ठीक है। आगे क्या है, यह कटिंग से जड़ों को निकालने में मदद करता है। और 38वां प्रश्न देखते हैं, क्या बोल रहा है, हमारी गतिविधियां पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा, मानवीय गतिविधियां पर्यावरण को कई प्रकार से प्रभावित करती है। पहला क्या हो जाएगा, अच्छा कई प्रकार से प्रभावित करती है, इसका स्टेप बाय स्टेप नहीं दिया, ठीक है। आगे देखेंगे क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा, स्टेप पहला 1, फोकस दूरी एफ की गणना। तो एफ की गणना किस प्रकार से किया जा सकता है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r 40 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण के लिए r बराबर -4 सेंटीमीटर फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इसलिए फोकस बराबर हो गया r/2 यानी 20 -20। दूसरा स्टेप,
दर्पण का उपयोग करके प्रतिबिंब की यू की गणना किया जा सकता है। दिया यू बराबर भी का गणना किया जा सकता है। यू दिया है -36, अवतल दर्पण के सामने ऋणात्मक है तो दर्पण सूत्र बराबर, इस प्रकार से दर्पण सूत्र क्या हो जाता है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ठीक है, आगे देखेंगे इसका मान रखने पर भी निकालना है तो भी निकल जाएगा आराम से। ठीक है, इस प्रकार से भी का मान कितना निकल जाता है, -45 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं क्या है स्टेप तीसरा, प्रतिबिंब का साइज एच आई और प्रकृति ज्ञात करें। इसका क्या हो जाएगा, सूत्र लग जाएगा, आवर्धन बराबर क्या जाता है आपका -u v/u बराबर h1/h0। इस प्रकार से साइज क्या निकलता है हम लोग का, -45 सेंटीमीटर -36 सेंटीमीटर, जब इसे भाग देते हैं तो हो जाता है 1.25। ठीक है, प्रतिबिंब का साइज किस प्रकार से हो जाएगा, h1/h0 बराबर 0 ठीक है, इस प्रकार से हम हल करते हैं तो ये हो जाता है आपका 12.5। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्थिति प्रतिबिंब दर्पण के सामने 45 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, प्रकृति साइज ऋणात्मक मान दर्शाता है कि प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, इसलिए यह और होगा। ठीक है, साइज प्रतिबिंब का साइज 12.5 सेंटीमीटर होगा, जो बीम के साइज से बड़ा होगा। आगे देखते हैं 40 नंबर प्रश्न, निकट दृष्टि दोष एवं दीर्घ दृष्टि दोष में अंतर लिखिए। क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष के बीच मुख्य अंतर। पहला क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति के पास की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, लेकिन दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देती है। आगे देखेंगे क्या है, दीर्घ दृष्टि दोष में व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन पास की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। आगे देखेंगे दूसरा क्या है, निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है, जबकि दीर्घ दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। आगे देखेंगे क्या है, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस द्वारा का प्रयोग किया जाता है, जबकि दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है। 42 नंबर देखते हैं, अम्ल क्या है, समानता और इमली में अम्ल। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ये सभी अम्ल की यह समानता होती है कि वे जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ आयन उत्पन्न करते हैं। इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। अम्ल की परिभाषा और विशेषताएं। पहला क्या हो जाएगा, अम्ल ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है। ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय घोल में H+ आयन देते हैं। आगे क्या है, सभी अम्लों में समायता। सभी अम्ल में एक मुख्य समायता यह है कि वे जल में घुलने पर H+ आयन हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। H+ आयनों की उपस्थिति के कारण ही अम्ल अपने अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। आगे देखें क्या है, इमली में पाए जाने वाला अम्ल। इमली में प्राकृतिक रूप से टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। यह एक कार्बनिक अम्ल है जो इमली के विशिष्ट खट्टे स्वाद का मुख्य कारण है। टार्ट्रिक अम्ल अंगूर और कच्चे आम जैसे अन्य फलों में भी पाया जाता है। आगे देखेंगे 43वें प्रश्न क्या बोल रखा है कि मनुष्य में बौनापन का कारण है। तो मनुष्य में बौनापन का कारण क्या हो जाता है, मनुष्य में बौनेपन का कारण वृद्धि हार्मोन यानी कि ग्रोथ हार्मोन GH की कमी है। ठीक है, यह हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित होती है। जब बाल्यावस्था में इस हार्मोन का स्राव कम हो जाता है तो शरीर की वृद्धि रुक जाती है, जिससे व्यक्ति का स्वाद कद सामान्यतः से कम रह जाता है। इसका अतिरिक्त बौनापन कई अन्य चिकित्सा स्थितियों और अनुवांशिकों के कारण भी हो सकता है, जैसे कि
अंकोड्रोप्लासिया यानी कि जो बौनेपन के अधिकांश मामले के लिए जिम्मेवार है। पोषण की कमी भी वृद्धि को प्रभावित कर सकती है। 44 नंबर देखते हैं, क्या है द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर। पहला हो जाएगा द्विखंडन में एक जीव में दो भाग में विभाजित होता है, जब बहुखंडन में कई भाग में विभाजित होता है। द्विखंडन और बहुखंडन के बीच अंतर, तो पहला अंतर क्या हो जाएगा परिभाषा। द्विखंडन अलैंगिक जनन के एक विधि है जिसमें एक जनन कोशिका विभाजित होकर दो नई संतति कोशिका को जन्म देती है। बहुखंडन में एक जनन कोशिका के साथ कई संतति कोशिका में विभाजित हो जाती हैं। परिणाम, ठीक है, इसका परिणाम क्या हो जाता है। द्विखंडन के परिणाम स्वरूप केवल दो नए जीव बनते हैं, बहुखंडन के परिणाम स्वरूप कई नई जीव बनते हैं। वाला विभाजन की प्रक्रिया, द्विखंडन में केंद्रक विभाजन के बाद कोशिका द्रव का अविभाजन होता है जिससे दो अलग अलग कोशिका बनती हैं। बहुखंडन में केंद्रक कई बार विभाजित होता है और कोशिका द्रव का विभाजन प्रत्येक केंद्र विभाजन के बाद नहीं होता है बल्कि अंत में कई संतति कोशिका को बनाने के लिए होता है। आगे देखेंगे क्या है उदाहरण। अमीबा और बैक्टीरिया जैसे जीवों में द्विखंडन होता है। प्लाज्मोडियम जैसे कि मलेरिया परजीवी जैसे जीवों में बहुखंडन होता है, प्रजनन करते हैं जो अक्सर प्रतिकूल परिस्थितियों के दौरान होते हैं। आगे क्या है, हाँ, रजोस्राव चक्र या गर्भ अवस्था क्या है। तो इसका हम लोग क्या जानते हैं आंसर में। रजोस्राव चक्र यानी मासिक धर्म चक्र है, महिलाओं में होने वाली एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो प्रजनन प्रणाली को संभावित गर्भावस्था के लिए तैयार करती है। गर्भावस्था के दौरान रजोस्राव नहीं होता है क्योंकि शरीर में हार्मोन परिवर्तन होते हैं जो इस चक्र को रोक देते हैं। ठीक है, ये स्पष्टीकरण क्या है। रजोस्राव चक्र क्या है। रजोस्राव चक्र जिसे मासिक धर्म चक्र भी कहा जाता है महिला के शरीर में हर महीने होने वाली हार्मोनल परिवर्तन का एक चक्र है। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा। यह चक्र आमतौर पर लगभग 28 दिनों का होता है और इसका उद्देश्य शरीर को संभावित गर्भावस्था के लिए तैयार करना होता है। इस प्रक्रिया में अंडाशय से एक अंडाणु निकलता है और गर्भाशय की परत मोटी हो जाती है। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है। यदि अंडाणु निषेचित नहीं होता है तो गर्भावस्था की मोटी परत रक्त और ऊतक के रूप में योनि से बाहर निकल जाती है जिसे मासिक धर्म या रजोस्राव कहते हैं। आगे देखते हैं क्या गर्भावस्था में रजोस्राव क्यों नहीं होता है। तो इसका कारण है जब गर्भधारण होता है तो शरीर में महत्वपूर्ण हार्मोनल परिवर्तित होते हैं। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन का स्तर उच्च हो जाता है। ये उच्च हार्मोन स्तर गोनाडोट्रोपिन नामक अन्य हार्मोन के स्राव को दबा देता है जो नए अंडाणु के विकास और मासिक धर्म चक्र को रोक देता है, इसलिए आवश्यक होना चाहिए। आगे क्या है। प्रोजेस्टेरोन का उच्च स्तर गर्भाशय की परत को बनाए रखता है ताकि भ्रूण का विकास हो सके और इस प्रकार मासिक धर्म नहीं होता है। क्या होता है। प्रोजेस्टेरोन का उच्च स्तर गर्भाशय की परत को बनाए रखता है ताकि भ्रूण का विकास हो सके और इस प्रकार मासिक चक्र नहीं होता है। हाँ, इसलिए गर्भावस्था के दौरान मासिक धर्म चक्र अनुपस्थित रहता है। पोषी स्तर और आहार श्रृंखला। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। पोषी स्तर यानी कि ट्रोफी लेवल किसी आहार श्रृंखला के विभिन्न चरणों या स्तरों को कहते हैं जहां जीवन अपने पोषण के आधार पर वर्गीकृत होते हैं। ये स्तर दर्शाते हैं कि ऊर्जा और पोषक तत्व किस प्रकार एक जीव से दूसरे जीव तक पहुंचते हैं। एक आहार श्रृंखला का उदाहरण है और उसमें विभिन्न पोषी स्तर, प्राथमिक पोषी स्तर जैसे घास,
जो एक उत्पाद है और यह ऊर्जा को कार्बनिक भोज्य पदार्थ के रूप में संचित करती है। आगे क्या द्वितीय पोषी स्तर हिरण है जो एक प्राथमिक उपभोक्ता है शाकाहारी, यह अपना भोजन घास से प्राप्त करता है। तृतीयक पोषी स्तर जैसे शेर और जो कि तृतीयक उपभोक्ता जैसे कि मांसाहारी। आगे क्या 47वां प्रश्न पार्श्वक्रम संयोजन और समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पार्श्वक्रम संयोजन यानी कि समांतर क्रम संयोजन भी कहा जाता है। वह संयोजन है जिसमें सभी प्रतिरोध के एक सिरे को एक उभयनिष्ठ बिंदु पर और दूसरे सिरे को एक उभयनिष्ठ बिंदु पर जोड़ा जाता है, जैसे कि इस प्रकार से एक बिंदु पर मिलाना है। ठीक है, ठीक है, इस बिंदु पर मिला दिए इस प्रकार से और इसे हम जोड़ दिए, तो इस उभयनिष्ठ बिंदु इस पर मिला है। ठीक है, इस प्रकार से मिलाया जाता है, विभवांतर समान रहता है। ठीक, इस प्रकार से संयोजन से विभवांतर समान रहता है। पार्श्वक्रम संयोजन प्रतिरोध के समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक है। स्टेप पहला क्या है, कुल धारा और ओम का नियम। पहला मान लीजिए 3 प्रतिरोध R1 R2 और R3 पार्श्वक्रम में जोड़े जाते हैं और कुल धारा I प्रवाहित हो जाती है जो कि I1 I2 और I3 में विभाजित हो जाती है। पहला I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। तीसरा अन्य ओम के नियम से प्रत्येक प्रतिरोध की प्रवाहित धारा I बराबर V बटे R, I बराबर V बटे R। इस प्रकार से तीनों का कर लेते हैं। आगे से स्टेप 2 क्या, समतुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक, समतुल्य प्रतिरोध जो कुल धारा होगी। इस प्रकार से धाराओं के समीकरण को प्रतिस्थापित करने पर इस प्रकार से प्रतिस्थापित करेंगे तो अंतिम व्यंजक में क्या हो जाएगा, भी उभयनिष्ठ लेकर निरस्त करने पर समतुल्य प्रतिरोध व्यंजक होता है, व्यंजक प्राप्त होता है। ठीक है, 1/R1 1/R2 1/R3 पार्श्वक्रम संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध व्यंजक है। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1/R1 1/R2 1/R3 होता है। 48 में क्या बोल रखा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है उसे बताने बोल रहा है। तो इसका आंसर क्या, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक वक्राकार पथ है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और प्रबलता को दर्शाती है। स्पष्टीकरण क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र है जिसमें चुंबक के बल का अनुभव किया जा सकता है। इनमें रेखाओं को चित्र द्वारा दर्शाया जा सकता है जो आमतौर पर छड़ चुंबक के उत्तरी ध्रुव एन से निकलती हुई और दक्षिणी ध्रुव एस के प्रवेश किधर चलिए करती है दिखाई देते हैं और चुंबक के अंदर एस और से एन की ओर हो जाती है, जिससे वे बंद वक्र बनती है। ठीक है, गुण इसका देखते हैं क्या क्या गुण है। ये एक साथ में बहुत सारे प्रश्न क्लियर हो रहे हैं, इसे हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, एक साथ इसमें 3-4 प्रश्न क्लियर हो जाते हैं। ये चैप्टर से एक भी प्रश्न आ गया ना तो यहीं से क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोगों को ध्यान से देखना है। ये रेखा एक चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर और चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर बहती है, जिससे बंद वक्र बनती है। किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। जहां क्षेत्र रेखाएं घनी होती है जैसे ध्रुव के पास, तो वहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होती है। जहां वे दूर दूर होता है वहां कमजोर होता है। ये तो सही बात है। 49 नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है कि धातु और धातु के गुण में अंतर। तो धातु और धातु में गुण के अंतर पूछ रहा है। क्या हो जाएगा, धातु और धातु के भौतिक एवं रासायनिक गुणों में अंतर लिखिए। पहला जाएगा रूप। धातुएं सामान्यतः चमकीली होती है, धात्विक चमक, जबकि धातु प्रायः फीकी फीकी या चमकहीन होती है। चालकता, धातु ऊष्मा और विद्युत की अच्छी चालक होती है, जबकि अधातुएं कुचालक होती है। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है।
कठोरता, अधिकांश धातुएं कठोर होती है जबकि अधातुएं मुलायम होती है। ठीक है, धातुएं मुलायम होती है जबकि अधातुएं मुलायम होती है या भंगुर। ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर क्षारीय ऑक्साइड बनाती है जबकि अधातु अम्ल से अभिक्रिया कर उदासीन ऑक्साइड बनाती है। अम्ल से अभिक्रिया धातुएं तनु अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस H2 उत्पन्न करती है जबकि अधातुएं सामान्यतः अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती। इलेक्ट्रॉनों की प्रवृत्ति, धातुएं इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाते हैं, प्रवृत्ति रखती है जबकि अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणात्मक आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। 50 नंबर देखते हैं, क्या बोल रहा है कि समायता प्रोटोन पेंटेन की समायता है। तो स्टेप पहला, समायता की परिभाषा। समायता क्या? समायता वह घटना है जिससे एक से अधिक यौगिक का रासायनिक सूत्र समान होता है लेकिन उनकी रासायनिक संरचना भिन्न होती है। ऐसे यौगिक जिनके रासायनिक सूत्र समान होते हैं लेकिन गुण अणु में परमाणु की व्यवस्था भिन्न होती है, समवाय कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसका सूत्र किस प्रकार का है। समायता नामक रचना सूत्र C5H12 की 3 संरचनात्मक समायता है। पहला, अच्छा, एन-पेंटेन नियोपेंटेन का सूत्र इस प्रकार से, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कार्बन 1, 2 और 1, 3। ये ठीक है, ठीक है, ये ठीक है। हम इस प्रकार से आइसोपेंटोन को हम इस प्रकार से बनाते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। 5वां कार्बन को हम इस प्रकार से नीचे करके लिख देते हैं, इसके बाद हाइड्रोजन इस प्रकार से बैठाते हैं। ठीक है, और एगो होता है आपका नियोपेंटेन। जो नियोपेंटेन है तो नियोपेंटेन को ऐसी कर करके इस प्रकार से दर्शाते हैं, ऊपर नीचे, इधर भी कार्बन ऊपर भी कार्बन, जिधर बच गया उधर कार्बन लगा दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका नियोपेंटेन। ठीक है, समझ आया? ऊपर में होता है। ठीक है, देखेंगे क्या, एन पेंटेन यानी कि नियोपेंटेन, आइसोपेंटेन और पेंटेन के 3 समानांतर सूत्र हैं। ठीक है, और नियोपेंटेन ये डाइमिथाइल प्रोपेन है। 5 देखते हैं, अमीबा का पोषण। अमीबा कैसे पोषण करता है उसे बताना है। क्या हो जाएगा, अमीबा में पोषण प्राणी संपोषी विधि से होकर होता है जिसे फैगोसाइटोसिस भी कहते हैं। अमीबा में पोषण की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में होती है। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा, अंतःग्रहण। अमीबा अपने परिवेश में भोजन का कण को पचाता है। भोजन के चारों ओर असंतुलित जैसे अस्थायी पर्वत बनाते हैं जिन्हें कुटपाद कहते हैं। ये कुटपाद भोजन को पूरी तरह से एक खाद्य रिक्तिका यानी खाद्यधानी बनाते हैं। पाचन, खाद्यधानी में पाचन एंजाइम प्रवेश करते हैं और भोजन को पचाते हैं। अवशोषण, पचा हुआ भोजन खाद्यधानी से कोशिका द्रव में विकसित हो जाती है। स्वर्गीकरण, अवशोषित पोषण तत्व का उपयोग करके शरीर के विकास और ऊर्जा के लिए किया जाता है। ठीक है, बहिष्करण, उपापचय भोजन खाद्यधानी में रहता है। यह खाद्यधानी कोशिका की सतह के पास हो जाती है। ठीक है, और फट जाती है और अनपचे भोजन को कोशिका से बाहर निकाल देती है। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है 52 नंबर प्रश्न, डीएनए का और अच्छा अनुवांशिकता और डीएनए की भूमिका। अनुवांशिकता क्या है, डीएनए क्या है, दोनों की क्या भूमिका ये बताना है। ठीक है, क्या होता है अनुवांशिकता, माता पिता से संतान में गुण के हस्तांतरण की प्रक्रिया है। डीएनए इन अनुवांशिक
निर्देश को संग्रहित करता है और अगली पीढ़ी तक पहुंचाता है। ठीक है, इसका हम स्पष्टीकरण करते हैं, यानी कि अनुवांशिकता के पहले क्या हो जाएगा। अनुवांशिकता वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवों के गुण यानी कि विशेषता एवं पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी यानी माता पिता से उनके संतान में स्थानांतरित होते हैं। यह प्रक्रिया यह निर्धारित करती है कि संतान अपने माता पिता के समान क्यों दिखते हैं, साथ ही उनमें कुछ भिन्नताएं भी होती है। अनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो अनुवांशिकता और भिन्नताओं का अध्ययन करती है। आगे देखते हैं क्या है स्पष्टीकरण इसका। अनुवांशिकता में डीएनए की भूमिका, डीएनए की क्या भूमिका है। ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। अनुवांशिकता का मुख्य घटक, इसकी भूमिका निम्नलिखित है। पहला, अनुवांशिक सामग्री डीएनए का प्राथमिक अनुवांशिक सामग्री के रूप में कार्य करता है। इसमें किसी जीव के विकास कार्य प्रणाली वृद्धि और प्रजनन के लिए आवश्यक सभी अनुवंशानुगत निर्देश होते हैं। आगे देखते हैं सूचना का भंडारण। डीएनए एक ब्यूलेटी या निर्देशों की पुस्तक की तरह है जिससे शरीर के निर्माण और संचालन के लिए आवश्यक सभी जानकारी होती है। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण में नियंत्रण, प्रोटीन संश्लेषण का नियंत्रण क्या है। डीएनए में जीन होते हैं जो विशेष गुण के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये जीन प्रोटीन संश्लेषण का नियंत्रण करते हैं जिससे शरीर की रचना और कार्य निर्धारित होती है। ठीक है, ये था आप लोगों का कुल लगभग 2025 का प्रश्न जो था समाप्त होता है विज्ञान विषय का। ठीक है, यदि आप चाहते हैं सभी विषयों का कंप्लीट हो तो हमारे चैनल से जुड़े रहे, आप लोगों को सभी विषय का आएगा वीडियो। ठीक है, और सीक्वेंस में पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट है ही, उस पर आप जाके पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे अगले बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।